ठंड का मौसम शुरू होते ही गांव में सर्दी ने अपने पैर पसार लिए थे। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। सुबह के समय चारों ओर कोहरा छाया रहता और लोग अलाव जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठकर हाथ सेंकते थे। दिन में भी सूरज की किरणें बहुत कमजोर महसूस होती और रात होते ही गलन इतनी बढ़ जाती कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाते। गांव में कई परिवार थे जिनके पास ऊनी कपड़े, कंबल और गर्म रजाइयां थीं, लेकिन बूढ़े रामलाल के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो चुका था और कमाई का कोई साधन भी नहीं था। उनका एक बेटा था, रमेश, जो कई साल पहले शहर चला गया था। शुरू में वह पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव की सुध लेना भी छोड़ दिया। अब तो सालों हो गए थे, न चिट्ठी आई थी न कोई खबर। रामलाल अपने छोटे से कच्चे घर में अकेले रहते थे। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बीमारी और दवा के खर्चों में बिक चुकी थी। खाने पीने की स्थिति भी ठीक नहीं थी। कभी गांव के लोग कुछ दे जाते तो खाना मिल जाता, नहीं तो कई बार भूखे ही सोना पड़ता। इस साल ठंड अपने चरम पर थी। दिसंबर का महीना था और तापमान लगातार गिरता जा रहा था। गांव में लोग रजाइयों में दुबककर या अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। मगर रामलाल के पास बस एक पुराना घिसा पिटा कंबल था जो कई जगह से फट चुका था। वो उसे उड़कर किसी तरह ठंड से लड़ने की कोशिश करते, लेकिन रातें बहुत भारी पड़ती थीं। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि रामलाल का शरीर कांपने लगा। रात का समय था, बाहर तेज हवा चल रही थी और गलन इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां तक जमने लगी थीं। वो अपनी झोपड़ी के कोने में दुबककर बैठे थे। उन्होंने फटे कंबल को चारों तरफ से अपने ऊपर कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड अंदर तक घुस रही थी। उनका शरीर कांप रहा था, दांत लगातार किटकिटा रहे थे। भूख और ठंड के मारे उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। गांव में हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। रामलाल अपनी हालत से परेशान थे। उन्हें लगा कि अगर ठंड ऐसे ही रही तो शायद वह अगली सुबह न देख सकें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रामलाल चौंक गए। इतनी रात को कौन आ सकता है? उनके पास तो कोई आने जाने वाला भी नहीं था। वह धीरे धीरे उठे और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर गांव का एक छोटा बच्चा मोहन खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वह अपनी माँ के साथ गांव के दूसरे छोर पर रहता था। मोहन के हाथ में एक मोटा, गर्म कंबल था। बाबा, माँ ने कहा है कि यह कंबल आपको दे दूं। आपके पास अच्छा कंबल नहीं है, आप इसे ओढ़ लीजिए, मोहन ने मासूमियत से कहा। रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उनकी तकलीफ को महसूस किया और उनकी मदद के लिए आगे आया। उन्होंने कांपते हाथों से कंबल लिया और मोहन को गले से लगा लिया। बेटा, भगवान तुम्हारी माँ को खुश रखे। तुम लोगों ने आज मेरी जान बचा ली, रामलाल ने भरी हुई आवाज में कहा। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा, माँ कहती हैं कि जो जरूरत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। रामलाल ने नया कंबल ओढ़ा। वह मोटा और गर्म था। जैसे ही उन्होंने उसे लपेटा, उन्हें पहली बार ठंड से राहत महसूस हुई। उस रात न सिर्फ उनका शरीर गर्म था, बल्कि उनका दिल भी एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट से भर गया था। उस रात रामलाल चैन की नींद सोए। कई दिनों बाद उन्हें ठंड से राहत मिली थी। उन्होंने आंखें बंद की, लेकिन इस बार वह ठंड से कांप नहीं रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। सुबह जब गांव के लोग रामलाल के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वह आराम से सो रहे थे। किसी ने कहा, लगता है किसी ने उनकी मदद की है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, शायद किसी ने उन्हें कंबल दिया है। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा, जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तब कभी कभी अजनबी लोग ही सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। उस दिन से रामलाल के चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि मदद और प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आई कि अगर वे एक दूसरे का ख्याल रखें
तो कोई भी ठंड या भूख से नहीं मरेगा। रामलाल के लिए वह रात किसी वरदान से कम नहीं थी। मोहन की मां के दिए हुए गर्म कंबल ने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके मन को भी एक अजीब सी राहत दी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही उनकी झोपड़ी में आई, उन्होंने राहत की सांस ली। कई दिनों बाद उन्होंने चैन की नींद सोई थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को उस नए कंबल में लिपटा पाया। उनकी आंखें अभी भी बीती रात के उन भावुक पलों को याद कर रही थीं। उनका मन बार बार यही सोच रहा था कि एक माँ और बेटे की छोटी सी दया ने उनकी जिंदगी बचा ली। रामलाल झोपड़ी से बाहर आए तो गांव पहले की तरह अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे, किसान अपने खेतों की ओर बढ़ रहे थे और गांव की महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। रामलाल के चेहरे पर जो उदासी और लाचारी हर वक्त छाई रहती थी, वह कहीं गायब हो गई थी। वह धीरे धीरे गांव के चौपाल की तरफ बढ़े। वहां कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। उन्हें देखकर एक बुजुर्ग बोले, रामलाल, आज कुछ बदले बदले लग रहे हो। क्या हुआ? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज मैं ठंड से नहीं कांपा। पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। गांव के लोग उनकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे रामलाल की हालत बदल गई। रामलाल ने सबको कल रात की कहानी सुनाई, कैसे मोहन और उसकी मां ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की। ये सुनकर चौपाल पर बैठे कई लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे जानते थे कि रामलाल कठिनाई में थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। रामलाल की कहानी ने गांव वालों के दिलों को झकझोर दिया। चौपाल पर बैठे रामप्रसाद, जो गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक थे, बोले, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम में से किसी ने रामलाल की मदद नहीं की। अगर मोहन की मां की तरह हम भी थोड़ी सी मदद कर देते तो रामलाल को इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। एक और व्यक्ति, शिवनाथ, जो गांव के सरपंच के बेटे थे, बोले, ये सही कह रहे हो। हमें गांव में ऐसे लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनके पास खुद के लिए साधन नहीं है। वहां बैठे लोगों ने आपस में चर्चा की और एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गांव में जो भी बुजुर्ग अकेले रहते हैं और असहाय हैं, उनकी मदद के लिए एक समूह बनाया जाएगा। गांव का हर परिवार थोड़ी थोड़ी मदद देगा, कोई अनाज देगा, कोई गर्म कपड़े, कोई आर्थिक सहायता करेगा। रामलाल ये सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मोहन की मां ने ये छोटी सी पहल न की होती तो शायद आज भी सब अपने में ही मस्त रहते। अब गांव के लोगों ने रामलाल का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर हफ्ते कोई न कोई उनके घर जाता, हालचाल लेता और जरूरत का सामान दे आता। मोहन की मां ने उनके खाने का जिम्मा ले लिया था और गांव के कुछ लड़कों ने ठंड के लिए उनके घर की मरम्मत कर दी ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। रामलाल की आंखों में हर दिन कृतज्ञता के आंसू होते। वो अब पहले की तरह अकेला महसूस नहीं करते थे। उन्हें लगने लगा था कि यह गांव ही उनका परिवार है। एक दिन उन्होंने मोहन को पास बुलाया और बोले, बेटा, तेरी माँ ने जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। भगवान करे तू बहुत बड़ा आदमी बने। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा, माँ कहती हैं कि सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरों की मदद करे। रामलाल ने सिर हिलाया और सोचा, कितनी बड़ी बात इस छोटे से बच्चे ने कह दी। धीरे धीरे गांव में ये परंपरा बन गई कि कोई भी असहाय व्यक्ति ठंड, भूख या किसी भी तकलीफ में नहीं रहेगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने में गर्व महसूस करने लगे थे। ये सब केवल एक कंबल के कारण हुआ था, एक ऐसा कंबल जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिलों को भी गर्म कर गया था। रामलाल को अब अपने बेटे रमेश की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा परिवार वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। गांव में जब कोई किसी की मदद करता तो लोग कहते, ये वही कंबल की सीख है। और इस तरह एक छोटे से एहसान ने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। गांव में धीरे धीरे सर्दी कम हो रही थी, लेकिन रामलाल के जीवन में जो गर्माहट आई थी वह अब कभी कम नहीं होने वाली थी। अब वह अकेले और असहाय नहीं थे। गांव के लोग उनका ध्यान रखने लगे थे।
कभी कोई उनके लिए खाना ले आता, कभी कोई उनके घर की साफ सफाई कर जाता। रामलाल की झोपड़ी जो पहले टूटी फूटी और ठंडी थी, अब गांव के लोगों ने उसे ठीक करवा दिया था। मोहन की माँ, जिन्हें अब गांव में सब सम्मान से ममता बाई कहने लगे थे, हर रोज उनके लिए ताज़ा खाना बनाकर भेजती थीं। मोहन भी अक्सर उनके पास आकर बैठता, उनसे कहानियां सुनता और उनके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता। रामलाल के चेहरे पर अब मुस्कान बनी रहती। गांव के चौपाल पर जब वह जाते तो सब उनका सम्मान करते। लोग अब उन्हें दयनीय न समझकर गांव का एक अनुभवी और सम्मानित बुजुर्ग मानते थे। एक दिन गांव में एक खबर फैल गई कि रमेश, यानी रामलाल का बेटा, कई सालों बाद शहर से वापस आ रहा है। ये सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि रमेश ने पिछले कई वर्षों से अपने पिता की कोई सुध नहीं ली थी। रामलाल को भी यह बात चौपाल पर बैठकर पता चली। उन्होंने सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा लौट रहा है। तुम खुश नहीं हो? रामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा जब जरूरत के वक्त साथ नहीं होता, तो उसके लौटने से क्या फर्क पड़ता है? उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। लेकिन फिर भी पिता का दिल था। कहीं न कहीं वह रमेश को देखने के लिए उत्सुक थे। अगली सुबह गांव के बस स्टॉप पर एक आदमी उतरा। वह शहर की पोशाक में था, अच्छे कपड़े, जूते और हाथ में एक चमचमाता बैग। ये रमेश था। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा और रामलाल के घर की ओर इशारा कर दिया। रमेश जब अपने पिता की झोपड़ी पहुंचा, तो उसने देखा कि वह बाहर चौपाल पर बैठे थे। उसने झिझकते हुए पुकारा, बाबा। रामलाल ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। वर्षों बाद अपने बेटे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। रमेश पास आया और उनके पैरों में गिर गया, मुझे माफ कर दो, बाबा। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं शहर की जिंदगी में इतना उलझ गया कि यह भी भूल गया कि मेरा भी कोई है। वहां मौजूद गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे। मोहन भी पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। रामलाल ने रमेश के सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, माफ करने की जरूरत नहीं। मैंने अब जीना सीख लिया है। तुम जब जरूरत थी, तब नहीं थे, लेकिन भगवान ने मुझे गांव के रूप में एक नया परिवार दे दिया। रमेश की आंखों में पश्चाताप था। उसने देखा कि गांव के लोग रामलाल का कितना ख्याल रखते हैं। उसे ये देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके पिता कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे। रमेश ने तय किया कि अब वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया और अपने पिता के लिए एक अच्छा पक्का घर बनवाने की योजना बनाई। गांव वालों ने ये देखकर उसकी सराहना की, लेकिन उन्होंने रमेश को ये भी बताया कि अगर मोहन की मां ने वो कंबल नहीं दिया होता, तो शायद आज रामलाल जीवित भी नहीं होते। रमेश ने ये सुना तो वह तुरंत मोहन और उसकी मां के घर गया। उसने झुककर उनके पैर छुए और कहा, अगर आपने मेरे पिता की मदद न की होती, तो मैं हमेशा अपराधबोध में जीता। आपने जो किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ममता बाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मदद करने के लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। बस एक वादा करो कि आगे से तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। रमेश ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, ये वादा रहा। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल ठंड के मौसम में गांव वाले मिलकर जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े और कंबल इकट्ठा करते थे। गांव में यह नियम बन गया कि कोई भी अकेला या भूखा नहीं सोएगा। रामलाल अब सिर्फ मोहन को ही नहीं, बल्कि गांव के सभी बच्चों को कहानियां सुनाते थे। वह कहते, बच्चों, इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है। कंबल सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी गर्म करता है। गांव की इस बदली हुई तस्वीर को देखकर रामलाल को तसल्ली थी कि अब कोई भी ठंड में बिना सहारे नहीं रहेगा। उनके जीवन की सबसे कठिन सर्दी ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था। गांव में ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही थी। रामलाल की झोपड़ी की जगह अब एक नया, मजबूत घर खड़ा था, जिसे रमेश ने बनवाया था। गांव के लोगों ने उनकी मदद की थी,
और सबने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि अब कभी कोई वृद्ध अकेले और असहाय महसूस न करे। रामलाल की जिंदगी में अब अकेलापन नहीं था। हर सुबह वह मोहन के साथ बैठते, उसे कहानियां सुनाते और गांव के अन्य बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते। वो अब सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। रमेश भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव की सादगी और अपनापन महसूस करने लगा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था, परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों से बनता है। रामलाल और मोहन की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर साल ठंड के मौसम में गांव के लोग मिलकर गरीब और जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े और कंबल जुटाने लगे। यह अब गांव की परंपरा बन गई थी कि कोई भी व्यक्ति ठंड में बिना कंबल या आश्रय के न रहे। सरपंच ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक सेवा समिति बनाई, जिसका काम ये सुनिश्चित करना था कि गांव में कोई भी बुजुर्ग या गरीब व्यक्ति भूखा या बिना मदद के न रहे। इस समिति में रमेश भी शामिल हुआ, ताकि वह अपनी गलती सुधार सके और भविष्य में किसी और को रामलाल जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मोहन अब बड़ा हो रहा था। उसकी माँ उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, और उसने गांव में जो कुछ भी देखा और सीखा, उसने उसे और भी समझदार बना दिया। एक दिन उसने रामलाल से पूछा, बाबा, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, जो लोगों की मदद करे और सबको अच्छी बातें सिखाए। मैं क्या कर सकता हूँ? रामलाल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, अगर तुम सच में लोगों की मदद करना चाहते हो, तो पहले खुद को शिक्षित करो। जब तुम पढ़ लिख जाओगे, तो न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव की मदद कर सकोगे। मोहन ने यह बात दिल से लगा ली। उसने ठान लिया कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव के लिए कुछ करेगा। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईश्वर इंसान की परीक्षा कभी भी ले सकता है। एक दिन रामलाल अचानक बीमार पड़ गए। ठंड की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने बताया कि रामलाल को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। रमेश ने तुरंत फैसला किया कि वह अपने पिता को शहर ले जाएगा। गांव वालों ने भी उसकी मदद की और कुछ ही घंटों में वह अपने पिता को लेकर शहर पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि रामलाल को न्यूमोनिया हो गया है और अगर सही समय पर इलाज न किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। रमेश ये सुनकर डर गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता को दोबारा खो नहीं सकता। उसने डॉक्टरों से कहा कि किसी भी कीमत पर उनका इलाज किया जाए। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे थे। गांव में सब उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मोहन भी रोज उनकी झोपड़ी के बाहर दिया जलाता और कहता, भगवान, मेरे बाबा को जल्दी ठीक कर दो। आखिरकार डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। रामलाल की हालत में सुधार हुआ और कुछ हफ्तों बाद वह घर लौटने के लिए तैयार थे। जब वह गांव लौटे तो सबने खुशी से उनका स्वागत किया। मोहन दौड़कर उनके गले लग गया और कहा, बाबा, आपने कहा था कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। आपने ये भी साबित कर दिया कि परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब ये सीख सिर्फ मेरे पास नहीं, बल्कि पूरे गांव में फैल चुकी है। इस घटना के बाद गांव की सेवा समिति और भी सक्रिय हो गई। अब गांव में कोई भी गरीब, वृद्ध या असहाय व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता था। हर साल ठंड में जरूरतमंदों को कंबल दिए जाते, हर त्योहार पर गरीबों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाता। मोहन भी अपनी पढ़ाई में जुट गया था। वो अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था, ताकि वह बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ कर सके। रमेश ने अब पूरी तरह गांव में बसने का फैसला कर लिया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिससे वह अपने परिवार और गांव वालों की मदद कर सके। गांव की ठंड अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन रामलाल की कहानी और कंबल की सीख गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस चुकी थी।
अब ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। लोग पहले से ज्यादा दयालु और सहयोगी हो गए थे। कोई भी गरीब, बेसहारा या असहाय व्यक्ति अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। मोहन अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में एक नया सपना था। वह पढ़ लिखकर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। वह जानता था कि सिर्फ सेवा भावना ही काफी नहीं होती, बल्कि शिक्षा भी जरूरी है, ताकि गांव को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। रामलाल अब उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें गर्व था कि उनका जीवन अब अकेलेपन और बेबसी का नहीं रहा। गांव अब उनका सच्चा परिवार बन चुका था। मोहन अब गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र बन चुका था। उसने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन मोहन के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह गांव छोड़कर शहर जाए। एक शाम वह रामलाल के पास आया और बोला, बाबा, अगर मैं पढ़ने के लिए शहर चला जाऊं, तो क्या ये सही होगा? मुझे डर है कि मैं भी कहीं रमेश चाचा की तरह शहर में बस न जाऊं और गांव को भूल न जाऊं। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज्ञान वहीं काम आता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर तू शहर जाकर कुछ बड़ा सीखकर गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। मोहन ने रामलाल की बात गांठ बांध ली। उसने तय किया कि वह पढ़ाई के लिए शहर जाएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो लौटकर अपने गांव के लिए कुछ कर सके। गांव में सभी को मोहन पर गर्व था। उसकी विदाई के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने कहा, मोहन, तू हमारा पहला बेटा है जो गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलेगा। मोहन ने सबका आशीर्वाद लिया और शहर के लिए रवाना हो गया। रामलाल ने जाते जाते उससे कहा, बेटा, जिस कंबल ने मेरी जान बचाई थी, उसे मैं तुझे सौंप रहा हूँ। ये सिर्फ एक कंबल नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा की निशानी है। जब भी तू इसे देखेगा, तुझे याद आएगा कि तेरा असली कर्तव्य क्या है। मोहन ने कंबल लिया और भावुक हो गया। उसने वादा किया कि वह एक दिन जरूर लौटेगा और गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। मोहन के जाने के बाद भी गांव की सेवा समिति लगातार अच्छा काम कर रही थी। अब हर साल सर्दी आने से पहले गांव में एक विशेष सभा होती, जहां हर परिवार एक या दो कंबल दान करता था, ताकि किसी भी गरीब को ठंड में तकलीफ न हो। रमेश भी गांव में पूरी तरह बस चुका था। उसने गांव में एक छोटी दुकान खोल ली थी और अब वह गांव के विकास में योगदान दे रहा था। वह अब अपने पिता रामलाल की तरह लोगों की मदद करता था, ताकि अपने बीते समय की गलतियों को सुधार सके। गांव में एक नई लहर आई थी। लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी सोचने लगे थे। समय बीतता गया। कई सालों बाद एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक युवा लड़का उतरा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि मोहन था। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बल्कि अब वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने गांव लौटने का वादा निभाया था। गांव के लोग उसे देखकर खुश हो गए। सबने उसे घेर लिया और पूछने लगे, मोहन, तू वापस क्यों आया? तुझे तो शहर में बड़ी नौकरी मिल सकती थी। मोहन मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ इसलिए लौटा हूँ क्योंकि मेरा असली कर्तव्य यही है। मैं गांव के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, ताकि कोई और बच्चा शिक्षा के बिना न रहे। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। मोहन ने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसका नाम कंबल विद्यालय रखा गया, ताकि यह याद रहे कि यह स्कूल उसी नेकदिल इंसानियत की वजह से बना है, जिसने रामलाल को बचाया था। अब गांव में हर बच्चा पढ़ सकता था। गांव की नई पीढ़ी अब सिर्फ खेतों में काम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह भी पढ़ लिखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकती थी। रामलाल, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, अपने आंगन में बैठे ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने मोहन को देखा और कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख को आगे बढ़ाया है। अब मैं चैन से मर सकता हूँ, ये जानते हुए कि यह गांव अब कभी अंधेरे में नहीं रहेगा।
मोहन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जैसे ये कंबल हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। गांव में बदलाव की एक नई हवा चल चुकी थी। शिक्षा, सेवा और आपसी सहयोग की भावना अब गांव की पहचान बन चुकी थी। जहां पहले सर्दियों में गरीब और बेसहारा लोग ठंड से कांपते थे, अब वहां हर जरूरतमंद को समय रहते कंबल, खाना और सहारा मिल जाता था। मोहन का कंबल विद्यालय अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के दूसरे गांवों के बच्चे भी वहां पढ़ने आने लगे थे। ये स्कूल सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं देता था, बल्कि बच्चों को सेवा, दया और परोपकार का महत्व भी सिखाया जाता था। रामलाल, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा थे। वो अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को कहानियां सुनाते और उन्हें बताते कि कैसे एक छोटी सी दया और मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब गांव में कोई भी अकेला या असहाय महसूस नहीं करता था। गांव की सेवा समिति हर साल सर्दी से पहले गांव के हर घर में जाकर यह सुनिश्चित करती थी कि सभी के पास पर्याप्त गर्म कपड़े और कंबल हों। जो लोग सक्षम होते, वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े और अनाज दान करते। रमेश, जिसने पहले अपने पिता को अकेला छोड़ दिया था, अब सेवा समिति का प्रमुख बन चुका था। वो अब खुद हर जरूरतमंद की मदद करता था, ताकि अपने अतीत की गलतियों को सुधार सके। मोहन की माँ, ममता बाई, गांव में सभी के लिए एक माँ जैसी बन चुकी थीं। अगर किसी के घर में खाना नहीं होता, तो वह अपने हाथों से खाना बनाकर देती। गांव की हर महिला अब इस सेवा अभियान में शामिल हो चुकी थी। एक दिन ठंडी शाम को रामलाल चौपाल में बैठे थे। गांव के कुछ बच्चे उनके पास आकर बोले, बाबा, हमें एक नई कहानी सुनाइए। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें कोई परियों की कहानी नहीं, बल्कि असली जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जो कभी अकेला था, जिसे उसका अपना ही बेटा छोड़कर चला गया था, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहा, क्योंकि कुछ नेकदिल लोगों ने उसकी मदद की। बच्चे ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। मोहन भी वहीं बैठा था। रामलाल ने आगे कहा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, तो बिना किसी स्वार्थ के करो। अगर तुम्हारे पास किसी और को देने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम उसे सहानुभूति और प्यार दो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक अच्छे शब्द और एक स्नेह भरी नज़र भी किसी का जीवन संवार सकती है। फिर उन्होंने मोहन की ओर देखा और बोले, बेटा, अब मेरी जिंदगी का सफ़र पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे तसल्ली है कि मेरी यह सीख अब हमेशा जीवित रहेगी। अब ये गांव, ये स्कूल, ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। कुछ महीनों बाद रामलाल एक सुबह अपने घर में सोते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ये पहली बार था जब पूरा गांव किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर एक साथ रो रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका सपना जिंदा था, उनकी सीख जिंदा थी। मोहन ने अपने बाबा की अंतिम क्रिया पूरे सम्मान के साथ की और प्रण लिया कि वो उनके दिखाए रास्ते पर हमेशा चलेगा। समय बीतता गया, लेकिन गांव में जो बदलाव आया था, वो कभी पीछे नहीं गया। कंबल विद्यालय अब और भी बड़ा हो चुका था। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। गांव के युवा अब शहर जाकर पढ़ाई करते, लेकिन वापस आकर अपने गांव को सुधारने का प्रयास करते। सेवा समिति अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के गांवों में भी जरूरतमंदों की मदद करने लगी थी। कुछ सालों बाद मोहन खुद एक शिक्षक बन चुका था। उसने अपने स्कूल में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल की पहली कक्षा में बच्चों को कंबल और कड़ाके की ठंड की कहानी सुनाई जाती थी, ताकि वे समझ सके कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। रामलाल के जाने के बाद गांव में बदलाव की जो लहर उठी थी, वह धीरे धीरे और मजबूत होती चली गई। मोहन, जो अब गांव का सबसे शिक्षित युवा बन चुका था, पूरी तरह अपने स्कूल और गांव की भलाई में जुट गया था। कंबल विद्यालय अब सिर्फ गांव के बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी यहां पढ़ने आने लगे थे। शिक्षा का महत्व अब हर घर में महसूस किया जाने लगा था। पहले जहां लोग सिर्फ खेती बाड़ी और मजदूरी को ही अपना भविष्य मानते थे,
अब वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और सरकारी अधिकारी बनते देखना चाहते थे। गांव में हर साल सेवा दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जरूरतमंदों की मदद करता था। कोई कंबल दान करता, कोई अनाज बांटता, तो कोई बुजुर्गों की देखभाल करता। ये परंपरा अब गांव की पहचान बन चुकी थी। समय के साथ गांव में तरक्की तो हुई थी, लेकिन कुछ समस्याएं अब भी बनी हुई थीं। गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी। अगर किसी को गंभीर बीमारी होती तो उसे शहर ले जाना पड़ता, जो कई गरीबों के लिए संभव नहीं था। एक दिन मोहन गांव की चौपाल में बैठा सोच रहा था कि कैसे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। तभी रमेश वहां आया और बोला, बेटा, तुझे याद है जब तेरे बाबा बीमार पड़े थे, तब हमें उन्हें शहर ले जाना पड़ा था। अगर हमारे पास गांव में एक अस्पताल होता तो उनकी जान बचाने में और आसानी होती। मोहन ने रमेश की बात पर गहराई से विचार किया। वह जानता था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते। उसने फैसला किया कि अब गांव में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। मोहन ने गांव के सरपंच और सेवा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाई। उसने अपनी योजना सभी के सामने रखी। गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनाना, जहां प्राथमिक उपचार, दवाइयां और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सरपंच और बाकी गांव वालों को यह विचार बहुत पसंद आया, लेकिन एक समस्या थी, पैसों की कमी। गांव के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। वे रोज की कमाई से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन मोहन जानता था कि अगर सभी मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो ये सपना पूरा हो सकता है। मोहन ने गांव के हर घर में जाकर लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान करें, चाहे पैसे हों, श्रम हो या कोई और मदद। रमेश ने सबसे पहले अपने बचाए हुए पैसे दान किए। इसके बाद गांव के अन्य लोग भी आगे आए। कुछ लोगों ने निर्माण के लिए लकड़ी और ईंटें दी, कुछ ने अपनी मजदूरी देने का वादा किया और कुछ ने अन्य जरूरी सामान जुटाने में मदद की। धीरे धीरे गांव के लोगों की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया। मोहन ने शहर में पढ़ाई के दौरान कई डॉक्टरों से दोस्ती की थी। उसने उनमें से कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया और गांव में आकर सेवा देने का आग्रह किया। कुछ डॉक्टर खुशी खुशी हर महीने कुछ दिन गांव में आने को तैयार हो गए। जब गांव का पहला स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तैयार हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि यह गांव वालों की मेहनत, एकता और सेवा की भावना का प्रतीक थी। उस दिन मोहन ने सभा में खड़े होकर कहा, यह अस्पताल सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हमारे गांव के सपनों का पहला कदम है। अब कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। अब हमें अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और गर्व से मोहन की ओर देखा। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। कंबल विद्यालय शिक्षा का केंद्र बन चुका था। गांव सेवा समिति हर गरीब और जरूरतमंद की मदद कर रही थी। रामलाल स्वास्थ्य केंद्र गांव के लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रहा था। गांव में अब कोई भी व्यक्ति असहाय महसूस नहीं करता था। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। अब मोहन की नजरें और ऊंचे लक्ष्य पर थीं। उसने सोचा, अगर एक गांव बदल सकता है तो आसपास के दूसरे गांव भी बदल सकते हैं। उसने ये तय किया कि वह अन्य गांवों में भी ऐसी ही योजनाएं शुरू करेगा। उसने आसपास के गांवों के युवाओं से संपर्क किया और उन्हें भी अपने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसकी सोच और मेहनत का असर दूसरे गांवों पर भी दिखने लगा। अब और भी गांवों में स्कूल खुलने लगे, सेवा समितियां बनने लगीं और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लगा। कई सालों बाद जब मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, तेरे बाबा जहाँ भी होंगे तुझ पर बहुत गर्व कर रहे होंगे। तूने उनकी सिखाई हुई हर बात को सच कर दिखाया है। मोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, बाबा ने मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया था। ये सब गांव वालों की मेहनत और एकता की वजह से संभव हो पाया है। उसकी माँ ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा,
जब तू शहर पढ़ने गया था तब तेरे बाबा ने तुझे जो कंबल दिया था वह अब भी तेरे पास है। मोहन उठकर अंदर गया और अपना संदूक खोला। अंदर वही पुराना कंबल रखा था जो रामलाल ने उसे दिया था। वह अब पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी अहमियत आज भी वैसी ही थी। मोहन ने उसे अपनी माँ के हाथों में रखते हुए कहा, ये सिर्फ एक कंबल नहीं, बल्कि हमारी सेवा और इंसानियत की पहचान है। जब भी मैं इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि हम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन मोहन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसका लक्ष्य था कि वह इस बदलाव को और दूर तक ले जाए। वह चाहता था कि हर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का यह आंदोलन फैल जाए। वह चाहता था कि कोई भी व्यक्ति गरीबी, लाचारी या असहाय महसूस न करे। और इस तरह एक साधारण कंबल से शुरू हुई यह कहानी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे समाज को बदलने की दिशा में बढ़ रही थी। गांव अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की रोशनी सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी फैलने लगी थी। मोहन और उसकी टीम ने गांव में एक नई सोच ला दी थी। अब कोई भी अपने दुर्भाग्य का रोना नहीं रोता, बल्कि हर कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी बदलने लगीं। गांव में विकास हो रहा था, लेकिन कुछ लोग इसे गलत दिशा में ले जाना चाहते थे। गांव की उपजाऊ जमीन अब कुछ बाहरी ठेकेदारों और बड़े व्यापारियों की नज़र में आ चुकी थी। वे यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे, जिससे गांव के प्राकृतिक संसाधनों और खेती को नुकसान हो सकता था। एक दिन गांव के सरपंच के पास शहर से कुछ लोग आए और बोले, हम आपके गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा और आपका गांव और भी समृद्ध होगा। सरपंच ने इस पर विचार किया और मोहन समेत गांव के बुजुर्गों और समिति के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में दो पक्ष बन गए। कुछ लोग फैक्ट्री लगाने के पक्ष में थे, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ते और गांव को आर्थिक रूप से फायदा होता। लेकिन कुछ लोगों को डर था कि इससे पर्यावरण खराब होगा, जमीन बंजर हो सकती है और गांव की शुद्ध हवा पानी भी प्रभावित होगा। मोहन ने सबकी बातें सुनी और कहा, विकास जरूरी है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि यह विकास टिकाऊ हो और हमारे गांव की आत्मा को नुकसान न पहुंचाए। अगर इस फैक्ट्री से हमारी खेती नष्ट हो जाएगी, पानी प्रदूषित होगा और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो यह फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। रमेश, जो पहले अपने पिता रामलाल को छोड़ चुका था लेकिन अब सेवा समिति का हिस्सा बन चुका था, बोला, हमने बहुत मेहनत से गांव को इस स्थिति तक पहुंचाया है। हमें ये देखना होगा कि हम जो भी निर्णय लें, वह सिर्फ कुछ सालों का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही हो। इस पर गांव के एक युवा ने पूछा, तो फिर हम रोजगार के नए अवसर कैसे लाएं? अगर हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, तो गांव के युवा शहर जाने लगेंगे। मोहन इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। उसने अपनी योजना सभी के सामने रखी। 1. गांव में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। गांव के लोगों को हस्तशिल्प, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन और डेयरी उत्पादन की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। 2. पर्यावरण अनुकूल रोजगार। बड़े उद्योगों की जगह छोटे पैमाने पर ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं, जो खेती और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, जैविक खाद बनाने की इकाई या हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन। 3. शिक्षा और कौशल विकास। गांव के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे खुद अपना रोजगार शुरू कर सकें और शहरों पर निर्भर न रहें। सरपंच और गांव वालों को ये योजना पसंद आई। उन्होंने तय किया कि बाहरी कंपनियों को जमीन देने के बजाय गांव खुद अपने संसाधनों का सही उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। गांव में सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत हुई। मोहन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के किसानों को समझाया कि जैविक खेती न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती है, बल्कि इसे बेचकर अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है। धीरे धीरे किसानों ने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में गांव की जैविक फसलें शहरों में भी मशहूर होने लगीं। इसके बाद गांव की महिलाओं ने हस्तशिल्प और सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। उन्होंने हाथ से बने कपड़े,
टोकरी, मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित खिलौने बनाना शुरू किया। ये सामान धीरे धीरे ऑनलाइन भी बेचा जाने लगा, जिससे गांव की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली। रामलाल स्वास्थ्य केंद्र भी और आधुनिक हो चुका था। अब वहां पर नियमित रूप से डॉक्टर आते थे और सरकार की मदद से एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी बना दी गई थी। अब मोहन का सपना था कि उसका गांव सिर्फ एक सफल गांव न रहे, बल्कि एक ऐसा आदर्श मॉडल बने जिसे देखकर दूसरे गांव भी प्रेरित हों। उसने अपने गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर केंद्र की शुरुआत की, जहां बच्चे और युवा तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे ये गांव पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकारी अधिकारी और दूसरे गांवों के लोग यहां आकर देखते कि कैसे एक छोटे से गांव ने अपनी मेहनत और एकता के दम पर अपने विकास की नई कहानी लिखी। एक दिन जब गांव में एक पत्रकार मोहन का इंटरव्यू लेने आया, तो उसने पूछा, आपने इस गांव को बदलने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहला कदम था सोच को बदलना। जब हम यह मान लेते हैं कि हम खुद अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, तभी असली बदलाव आता है। हमने सिर्फ दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय खुद समाधान ढूंढने की कोशिश की। पत्रकार ने अगला सवाल किया, और सबसे बड़ी सीख? मोहन ने जवाब दिया, सबसे बड़ी सीख यह है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों और बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं होता, बल्कि लोगों की आत्मनिर्भरता, शिक्षा और खुशहाली से होता है। अगर कोई गांव खुद अपने संसाधनों से अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, तो वही असली तरक्की है। अब गांव में नई पीढ़ी तैयार थी, जो मोहन और उसके साथियों की मेहनत को आगे ले जाने वाली थी। मोहन ने गांव के युवाओं को समझाया कि यह बदलाव स्थायी तभी रहेगा जब वे इसे अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। इस पर गांव के एक युवा ने कहा, मोहन भैया, जैसे तुम्हारे बाबा रामलाल ने तुम्हें सिखाया था, वैसे ही तुमने हमें सिखाया। हम इस बदलाव को और आगे ले जाएंगे। मोहन ने गर्व से अपने गांव को देखा। अब ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि बदलाव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। अब ये गांव रामलाल ग्राम के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा गांव जिसने अपने बुजुर्गों की सीख, युवाओं की मेहनत और पूरे समुदाय की एकता से खुद को बदलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया था। रामलाल ग्राम अब पूरे जिले में मिसाल बन चुका था। गांव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में जो विकास किया था, उसने न सिर्फ आसपास के गांवों को प्रेरित किया, बल्कि सरकार और सामाजिक संगठनों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। अब गांव का अगला लक्ष्य था हर हाथ को काम। मोहन जानता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने के बाद भी अगर लोगों को स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, तो गांव में पलायन दोबारा शुरू हो सकता है। गांव के युवा अब भी शहरों में काम की तलाश में जा रहे थे, और मोहन चाहता था कि यह प्रवृत्ति बदले। मोहन ने अपनी टीम के साथ बैठक की और इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी के सुझाव मांगे। कई लोगों ने अलग अलग विचार रखे। कुछ ने कहा कि गांव में और बड़े उद्योग लगाए जाएं, तो कुछ ने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। मोहन ने फैसला किया कि गांव में 3 प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। 1. जैविक कृषि और प्रोसेसिंग यूनिट। गांव में पहले से ही जैविक खेती हो रही थी, लेकिन अगर फसलों को यहीं प्रोसेस करके उत्पाद बनाए जाएं, जैसे आटा, मसाले, दालें और अचार, तो गांव के किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। 2. हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। गांव की महिलाओं और युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन और बांस के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे अपने उत्पाद बाजार में बेच सकें। 3. पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र। गांव की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यहाँ गांव पर्यटन, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का विचार आया। इससे बाहर के लोग गांव में आकर ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते थे, और इससे गांव को आर्थिक लाभ भी मिल सकता था। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए गांव में एक ग्राम विकास केंद्र खोला गया, जहां सरकार और समाजसेवियों की मदद से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। किसानों को जैविक खाद, आधुनिक खेती और विपणन की जानकारी दी गई। महिलाओं को हस्तशिल्प, कढ़ाई, सिलाई और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षित किया गया। युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन व्यापार की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें।
गांव में कुछ लोगों को गाइड और होमस्टे बिजनेस की ट्रेनिंग दी गई ताकि वे पर्यटकों को गांव में ठहरने और घुमाने का काम कर सकें। गांव के लोगों ने मेहनत करके रामलाल ग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नाम से एक ब्रांड बनाया, जिसमें जैविक मसाले, अचार और देसी घी बेचा जाने लगा। यह उत्पाद धीरे धीरे शहरों के लोगों को पसंद आने लगे और ऑनलाइन भी बिकने लगे। महिलाओं ने ग्राम कला केंद्र की स्थापना की, जहां वे हस्तनिर्मित कपड़े, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान बनाकर बेचने लगीं। गांव का पर्यटन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ विदेशी सैलानी गांव के जीवन को करीब से देखने के लिए यहां आने लगे और गांव के होमस्टे बिजनेस से कई परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने लगा। गांव की तरक्की देखकर कुछ बाहरी लोग जलने लगे थे। गांव में फैक्ट्रियां लगाने का जो सपना कुछ बड़े व्यापारी देख रहे थे, वह अब टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि गांव वाले अब किसी भी हाल में अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली, गांव में फूट डालने की कोशिश। कुछ बाहरी लोग गांव में आकर अफवाहें फैलाने लगे, सरकार से मिली मदद का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मोहन और उसकी टीम सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। गांव में सिर्फ कुछ ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाकी लोग अब भी बेरोजगार हैं। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग इन बातों में आने लगे और असंतोष बढ़ने लगा। मोहन समझ गया कि यह गांव को तोड़ने की एक साजिश है। उसने तुरंत गांव में एक बैठक बुलाई और सभी लोगों को सच से अवगत कराया। उसने कहा, हमने ये गांव अपने मेहनत और ईमानदारी से बनाया है। अगर हम एक दूसरे पर शक करेंगे तो हमारा गांव फिर से पीछे चला जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो हम मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बाहरी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने मोहन की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ये गांव हमारा है और हम इसे किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं बनने देंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर बाहरी लोगों की साजिश को नाकाम कर दिया। अब रामलाल ग्राम सिर्फ जिले या राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक उदाहरण बन चुका था। सरकार ने गांव को आदर्श गांव घोषित किया और यहां के विकास मॉडल को दूसरे गांवों में भी लागू करने की योजना बनाई गई। गांव की महिलाओं का हस्तशिल्प कारोबार इतना सफल हो गया कि उनके बनाए उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शित किए जाने लगे। मोहन को देश के कई बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी और गांव के बदलाव की यात्रा साझा करता था। अब मोहन की नज़र अगली पीढ़ी पर थी। उसने गांव के युवाओं से कहा, हमने जो नींव रखी है उसे तुम्हें और आगे बढ़ाना है। हमें सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना, बल्कि और भी गांवों को इस बदलाव से जोड़ना है। युवाओं ने मोहन के इस सपने को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अब रामलाल ग्राम सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी जाती थी, जहां हर हाथ को काम और हर बच्चे को समान अवसर मिलता था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते थे। और यह सब शुरू हुआ था रामलाल के उस छोटे से कंबल से, जिसने मोहन को सेवा और इंसानियत का असली मतलब सिखाया था। रामलाल ग्राम की सफलता अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। ये गांव अब सिर्फ एक आदर्श गांव नहीं रहा, बल्कि एक ग्राम क्रांति मॉडल बन चुका था, जिसे दूसरे गांव भी अपनाना चाहते थे। मोहन और उसकी टीम को कई जगहों से बुलाया जाने लगा ताकि वे अपनी कार्ययोजना और अनुभव साझा कर सकें। लेकिन मोहन को एहसास हो गया था कि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए सिर्फ एक गांव का विकास काफ़ी नहीं है। अगर पूरे देश के गांवों में बदलाव आए, तभी असली क्रांति होगी। एक दिन मोहन के पास के ही जिले के कुछ गांवों से लोग मिलने आए। वे सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। कुछ गांवों में अभी भी शिक्षा की कमी थी, कुछ गांवों में रोजगार के साधन नहीं थे और कुछ गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर थीं। उन्होंने मोहन से मदद मांगी, हम भी अपने गांव को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं दिख रहा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मोहन जानता था कि एक गांव को बदलना जितना मुश्किल था, उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां कई गांवों को एक साथ सुधारने में आने वाली थीं। लेकिन उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली।
मोहन ने अपनी टीम के साथ मिलकर ग्राम परिवर्तन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वे एक एक करके उन गांवों में जाने लगे जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांवों को सुधारने की रणनीति। 1. गांव का नेतृत्व गांव वाले खुद करें। हर गांव में एक ग्राम विकास समिति बनाई गई जिसमें गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं शामिल थीं। इसका मकसद था कि बदलाव की जिम्मेदारी गांव वालों की खुद की हो, न कि किसी बाहरी व्यक्ति की। 2. स्थानीय संसाधनों का उपयोग। हर गांव की अपनी अलग विशेषता होती है। किसी गांव में अच्छी मिट्टी होती थी तो किसी में जंगल, किसी में हस्तशिल्प की परंपरा थी। मोहन और उसकी टीम ने गांवों को ये सिखाया कि वे अपने स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 3. शिक्षा को प्राथमिकता देना। शिक्षा के बिना कोई भी बदलाव स्थायी नहीं रह सकता। हर गांव में छोटे छोटे साक्षरता केंद्र खोले गए जहां बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी पढ़ना लिखना सिखाया जाने लगा। 4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। रामलाल ग्राम की तरह ही हर गांव में एक ग्राम स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया। मोहन ने डॉक्टरों और नर्सिंग छात्रों को गांवों में लाने का प्रयास किया जिससे हर गांव को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। 5. रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा। गांव के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया जिससे वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। महिलाएं छोटे छोटे स्वरोजगार समूह बनाने लगीं जहां वे हस्तशिल्प, जैविक खेती और छोटे उद्योगों में काम कर सकती थीं। पहली सफलता। गांवों की काया पलटने लगी। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। जिन गांवों में पहले लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे वहां अब स्थानीय उद्यमिता बढ़ने लगी थी। कुछ गांवों में जैविक खेती का उत्पादन इतना बढ़ गया कि वे अपनी उपज शहरों में बेचने लगे। कुछ गांवों में महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पाद ऑनलाइन बिकने लगे। गांवों में अब छोटे स्तर पर पर्यटन भी शुरू हो गया था जिससे बाहर से लोग वहां की संस्कृति को देखने आते थे। ये सब देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब यह आंदोलन सिर्फ रामलाल ग्राम तक सीमित नहीं था बल्कि कई गांवों में फैल चुका था। इस बदलाव की खबर सरकार तक भी पहुंची। राज्य सरकार ने ग्राम परिवर्तन अभियान को एक आधिकारिक योजना बना दिया जिससे अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाने लगा। मोहन को एक बार फिर सम्मानित किया गया लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था। उसके साथ उन गांवों के प्रतिनिधि भी थे जिन्होंने इस बदलाव को अपनाया था। अब यह आंदोलन इतना मजबूत हो चुका था कि बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी भी इसे समर्थन देने लगे। कई समाजसेवी संगठनों ने गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए मदद की पेशकश की। लेकिन मोहन ने एक शर्त रखी, हम अपने गांवों को आधुनिक बनाएंगे लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ेंगे। विकास टिकाऊ होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। इस सोच के साथ गांवों में नई योजनाएं लागू होने लगीं। सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन, जल संरक्षण और बायोगैस प्लांट की स्थापना, डिजिटल शिक्षा केंद्र और ऑनलाइन रोजगार के अवसर। अब मोहन सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, वो एक राष्ट्रीय अभियान की तैयारी कर रहा था जहां पूरे देश के गांव एकजुट होकर अपने विकास की राह खुद तय कर सकें। उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जहां कोई भी गांव अपनी समस्याएं साझा कर सकता था और दूसरे गांव अपनी सफल कहानियां वहां बता सकते थे। इससे हर गांव एक दूसरे से सीख सकता था। यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक ग्राम क्रांति बन चुकी थी। एक दिन जब मोहन को देश के सबसे बड़े मंच पर बुलाया गया तो उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन मुस्कुराया और कहा, बदलाव तब आता है जब हम सोच बदलते हैं। अगर हर गांव ये तय कर ले कि वह अपनी समस्याओं का हल खुद निकालेगा तो कोई भी गांव पिछड़ा नहीं रहेगा। जरूरत है बस एकजुटता, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की। अगर एक गांव बदल सकता है तो पूरा देश भी बदल सकता है। रामलाल ग्राम से शुरू हुआ ये सफर अब हजारों गांवों तक पहुंच चुका था। गांवों में अब न सिर्फ खुशहाली थी बल्कि एक नई सोच भी थी, हम खुद अपने गांव का भविष्य तय करेंगे। रामलाल ग्राम और उसके आसपास के गांवों में बदलाव की लहर फैल चुकी थी। लेकिन मोहन जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
देश के लाखों गांवों को अगर सच में आत्मनिर्भर बनाना है तो इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाना होगा। अब तक का सफर दिखा चुका था कि गांव खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें सही दिशा मिले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, कैसे पूरे देश में ये क्रांति लाई जाए। मोहन को समझ में आ गया था कि जब तक देश भर के गांव एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये बदलाव सीमित रहेगा। हर गांव अलग था, हर गांव की समस्याएं भी अलग थीं। लेकिन सभी गांवों में एक बात समान थी, वे आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। इसलिए मोहन और उसकी टीम ने ग्राम संकल्प अभियान की शुरुआत की। ग्राम संकल्प अभियान क्या था? यह एक डिजिटल और जमीनी स्तर पर चलने वाला अभियान था, जिसका मुख्य उद्देश्य था 1. गांवों को एक दूसरे से जोड़ना ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। 2. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संसाधनों की साझेदारी करना। 3. सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल करके गांवों का विकास करना। 4. गांव के युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, जिससे वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें और नई नौकरियों की जानकारी पा सकें। मोहन ने अपनी टीम के साथ मिलकर देश के अलग अलग राज्यों के गांवों का दौरा करना शुरू किया। हर गांव की समस्याएं अलग थीं। कुछ गांवों में बिजली और पानी की समस्या थी, कुछ गांवों में रोजगार का अभाव था, कहीं शिक्षा की कमी तो कहीं महिलाओं के लिए अवसर नहीं थे। लेकिन सभी गांवों में एक चीज समान थी, लोग बदलाव चाहते थे। मोहन ने हर गांव में लोगों को समझाया कि सरकार की योजनाओं का सही उपयोग कैसे करें, रोजगार कैसे बढ़ाएं और अपने गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। धीरे धीरे यह अभियान इतना बड़ा हो गया कि हजारों गांव इससे जुड़ने लगे। एक गांव दूसरे गांव की मदद करने लगा। गांवों को जोड़ने का असर यह हुआ कि अब गांव एक दूसरे की मदद करने लगे। जिस गांव में अच्छी खेती होती थी, वो दूसरे गांवों को जैविक खेती सिखाने लगा। जहां हस्तशिल्प का काम होता था, वे दूसरे गांवों को ट्रेनिंग देने लगे। जिन गांवों में पानी की समस्या हल हो चुकी थी, वे दूसरों को जल संरक्षण के तरीके सिखाने लगे। इससे एक नई क्रांति शुरू हुई। गांव अब सिर्फ अपने विकास पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहे थे। मोहन को एहसास हुआ कि अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिली, तो गांवों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए गांव-गांव में डिजिटल शिक्षा केंद्र खोले गए। अब गांवों के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे, नई तकनीकों को सीख सकते थे और अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते थे। कुछ समय बाद कई गांवों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बनने लगे। वे शहरों में जाने के बजाय अपने गांवों में रहकर कुछ नया करने की सोचने लगे। अब मोहन के सामने एक और बड़ा सवाल था, गांवों के युवा आगे चलकर क्या करेंगे? क्या वे भी शहरों की ओर पलायन करेंगे या गांव में ही कुछ बड़ा करेंगे? इसके लिए मोहन ने एक स्टार्टअप योजना बनाई, जहां गांव के युवाओं को कम लागत में अपने खुद के छोटे उद्योग शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। 1. कई युवाओं ने जैविक खेती पर आधारित कृषि स्टार्टअप शुरू कर दिए। 2. कुछ लोगों ने गांव में ही छोटे कारखाने और दुकानें खोल लीं। 3. कुछ युवाओं ने पर्यटन और होमस्टे बिजनेस शुरू कर दिया। अब गांव के युवा अपने भविष्य के लिए शहरों पर निर्भर नहीं थे। वे अपने ही गांव में नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे थे। इस अभियान की सफलता इतनी बड़ी थी कि सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय योजना बना दिया। अब हर राज्य में गांवों को जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। मोहन को राष्ट्रीय ग्राम विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उसने ये पुरस्कार अपने लिए नहीं, बल्कि गांवों की मेहनत और एकता के नाम कर दिया। मोहन का ग्राम संकल्प अभियान अब देश भर में फैल चुका था। हर गांव अपनी पहचान बना रहा था, अपनी समस्याओं को खुद हल कर रहा था। ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार अभियान नहीं था, बल्कि एक नई सोच, नई दिशा और नई क्रांति का रूप ले चुका था। अब तक गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार के कई नए अवसर पैदा हो चुके थे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इस बदलाव को आगे ले जा सकेंगी? मोहन जानता था कि अगर बदलाव को स्थायी बनाना है, तो इसके लिए गांव के युवाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाना होगा।
इसलिए उसने ग्राम लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत हर गांव के होनहार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाने लगा ताकि वे अपने गांव का नेतृत्व कर सकें। 2. उन्हें आधुनिक तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाने लगी। 3. युवा गांव की समस्याओं के समाधान के लिए खुद नए तरीके सोचने लगे। 4. इसके नतीजे जल्द ही दिखने लगे। कई गांवों में युवाओं ने नई तकनीकों को अपनाकर खेती के तरीकों में सुधार किया। 5. ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स और सौर ऊर्जा जैसे नए उपायों को अपनाया गया। 6. गांवों में ई-कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री शुरू हुई। 7. कई गांवों ने सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। अब गांवों को बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी, वे अपने संसाधनों से खुद अपना भविष्य बना रहे थे। गांवों में बदलाव का एक बड़ा कारण था महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। पहले महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब वे रोजगार, शिक्षा और नेतृत्व में भी आगे आ रही थीं। मोहन ने गांवों में महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की, जिससे महिलाओं को हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई और बागवानी का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। महिला स्वयं सहायता समूह SHG बनाए गए, जहां महिलाएं मिलकर काम कर सकती थीं। इसके परिणाम जल्द ही दिखने लगे। कई गांवों की महिलाएं ऑनलाइन अपने उत्पाद बेचने लगीं। कुछ गांवों में महिला संचालित सहकारी समितियां खुल गईं। कई महिलाओं ने जैविक खेती और दुग्ध उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब गांवों की महिलाएं सिर्फ परिवार की देखभाल नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने गांव की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बन चुकी थीं। अब जब गांव आत्मनिर्भर हो रहे थे, तो मोहन ने एक और सपना देखा, स्मार्ट विलेज का सपना। इस योजना के तहत हर गांव में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 2. सौर ऊर्जा से गांवों को आत्मनिर्भर बनाया गया। 3. गांवों में डिजिटल शिक्षा केंद्र खोले गए। 4. ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं शुरू की गईं। अब गांवों के लोग भी ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते थे। मोहन की अगली योजना गांवों का वैश्विक बाजार से जुड़ना। मोहन को लगा कि अब गांवों को सिर्फ देश के बाजार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलानी चाहिए। इसके लिए उसने ग्लोबल विलेज मार्केटप्लेस नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां गांवों के उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, पारंपरिक कपड़े, गांव की विशेष वस्तुएं विदेशों तक बेची जा सकती थीं। अब गांवों के उत्पाद अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो गए थे। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई। मोहन की इस पहल की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। दुनिया के कई देशों ने इस मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई। संयुक्त राष्ट्र अन्न और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने ग्राम विकास मॉडल को एक आदर्श उदाहरण के रूप में स्वीकार किया और इसे कई अन्य विकासशील देशों में लागू करने की योजना बनाई। मोहन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम क्रांति अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उसने ये सम्मान अपने गांव वालों को समर्पित कर दिया। रामलाल ग्राम से शुरू हुआ ये सफर अब पूरे भारत का सपना बन चुका था। अब गांवों में कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रह रहा था, कोई भी युवा बेरोजगार नहीं था, कोई भी महिला अपने हक से वंचित नहीं थी, कोई भी किसान गरीबी की वजह से अपना गांव छोड़कर नहीं जा रहा था। गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता की लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। लेकिन मोहन अब एक नई चुनौती की ओर बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि अगर गांव आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो छोटे कस्बे और शहर भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक गांवों ने कई बड़े बदलाव देखे, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, महिला उद्यमिता और छोटे उद्योग, ग्राम लीडरशिप और युवा रोजगार योजना, ग्लोबल मार्केट से गांवों को जोड़ना। लेकिन अब मोहन की नज़र छोटे शहरों पर थी। शहरों और गांवों के बीच एक बड़ा अंतर था। शहरों में सुविधाएं ज़्यादा थीं, लेकिन गांवों की तरह आत्मनिर्भरता नहीं थी। मोहन की नई योजना थी गांव शहर समन्वय योजना, जिसका मकसद था 1.
गांव और शहर के व्यापार को जोड़ना, गांवों के उत्पाद सीधे शहरों में बिके और शहरों की आधुनिक तकनीक गांवों तक पहुंचे। 2. शहरों के युवाओं को गांवों में उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे सिर्फ कॉर्पोरेट नौकरियों पर निर्भर न रहें, बल्कि गांवों में नए व्यवसाय शुरू करें। 3. गांवों और शहरों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान, जिससे दोनों जगहों के लोग एक दूसरे से सीख सकें। इस योजना के तहत गांवों के उत्पादों को शहरों के बड़े सुपरमार्केट, मॉल और ऑनलाइन स्टोर्स से जोड़ा गया। अब गांवों में बने जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प और पारंपरिक कपड़े शहरों के बड़े ब्रांड्स से टक्कर लेने लगे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में गांवों के उत्पादों के लिए विशेष स्टोर खोले गए। लोकल मेले और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जहां शहरी ग्राहक सीधे गांवों के उत्पाद खरीद सकें। ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया गया, ताकि गांव के किसान और कारीगर बिना बिचौलियों के अपना सामान बेच सकें। इससे गांवों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई और शहरी ग्राहक भी शुद्ध और प्राकृतिक उत्पादों का लाभ उठाने लगे। अब तक भारत में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन मोहन ने एक नई सोच शुरू की, रिवर्स माइग्रेशन। इसका मतलब था कि शहरों के युवा अब गांवों में आकर नए उद्योग और व्यवसाय शुरू करें। इसके लिए सरकार ने गांवों में स्टार्टअप के लिए विशेष फंडिंग योजना शुरू की। गांवों में काम करने वालों को टैक्स में छूट और अन्य लाभ दिए गए। कॉर्पोरेट कंपनियों को गांवों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब शहरों के कई युवा आईटी कंपनियां, डिजिटल मार्केटिंग फर्म, जैविक खेती के स्टार्टअप और ग्रामीण पर्यटन बिजनेस गांवों में शुरू करने लगे। मोहन ने महसूस किया कि गांवों की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक जीवन शैली को एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। इसलिए उसने ग्राम पर्यटन योजना की शुरुआत की। अब गांवों में होमस्टे और गेस्ट हाउस खोले गए, जहां शहरों से लोग गांव की जिंदगी का अनुभव लेने आते। कृषि पर्यटन शुरू किया गया, जहां लोग जैविक खेती, दूध दोहना और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सकते थे। लोकल फूड और संगीत महोत्सव आयोजित किए गए, जिससे गांव की संस्कृति को बढ़ावा मिला। गांवों की आत्मनिर्भरता को देखकर शहरों ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। शहरी छतों और खाली जमीनों पर जैविक खेती शुरू हुई। सौर ऊर्जा और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा मिला। शहरों में छोटे समुदाय आधारित व्यवसाय कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स बनने लगे। अब शहरों में भी लोग लोकल उत्पादों को खरीदने लगे और बड़े ब्रांड्स पर निर्भरता कम होने लगी। गांवों और शहरों के इस मॉडल को देखकर अब दुनिया के कई देशों ने भारत के आत्मनिर्भरता मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के ग्राम विकास मॉडल को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल घोषित किया। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे समर्थन देना शुरू किया। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भारत से गांवों के विकास का यह मॉडल सीखने की इच्छा जताई। अब मोहन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका सपना नहीं था, ये पूरे देश का सपना था। लेकिन ये सपना तब तक जिंदा रहेगा जब तक नई पीढ़ी इसे आगे बढ़ाएगी। इसलिए उसने युवा ग्राम नेतृत्व अकादमी की शुरुआत की। इस अकादमी में गांव और शहर के युवाओं को नेतृत्व, उद्यमिता और सामाजिक सुधार की ट्रेनिंग दी जाती। उन्हें डिजिटल कौशल, वित्तीय प्रबंधन और नवीन तकनीकों की जानकारी दी जाती। यहाँ से निकले युवा आने वाले समय में गांव और शहरों में बड़े बदलाव लाने वाले नेता बनेंगे। अब मोहन को भरोसा था कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। गांव और शहर अब अलग नहीं थे, वे एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। गांवों ने शहरों को आत्मनिर्भरता सिखाई, शहरों ने गांवों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ा। गांव और शहरों ने मिलकर भारत को एक नई दिशा दी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये भारत के नए युग की शुरुआत थी। जब गांव और शहर एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हमें अपने गांवों को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने भविष्य का केंद्र बनाना है। गांव की ताकत, शहर की रफ्तार, यही है नया भारत। कहानी से सीख। 1. कभी भी अपने परिवार को न भूलें। 2. जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि छोटी सी दया भी किसी की जान बचा सकती है। 3.
सच्चा परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। 4. इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है और यह बिना किसी स्वार्थ के निभाई जानी चाहिए। 5. छोटी सी दया भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। 6. परिवार वह होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। 7. शिक्षा और सेवा से किसी भी गांव या समाज को बदला जा सकता है। 8. जो अपने गांव और जड़ों को नहीं भूलता वही असली विजेता होता है। 9. जो अपने जड़ों को नहीं भूलता वही असली विजेता होता है। 10. छोटी सी दया भी किसी की जिंदगी संवार सकती है। 11. परिवार वह नहीं जो खून से जुड़ा हो, बल्कि वह होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। 12. शिक्षा और सेवा से किसी भी गांव या समाज को बदला जा सकता है। 13. असली विकास ऊंची इमारतों से नहीं, आत्मनिर्भरता से होता है। 14. अगर सोच को बदला जाए तो कोई भी गांव तरक्की कर सकता है। 15. समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है। 16. छोटी सी सेवा और मदद भी समाज को बदल सकती है। 17. विकास तभी सफल होता है जब उसमें सबकी भागीदारी हो। 18. असली ताकत एकता में होती है, अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। 19. बदलाव लाने के लिए किसी बड़े संसाधन की जरूरत नहीं होती, बस एक मजबूत इरादा चाहिए। 20. अगर एक गांव बदल सकता है तो पूरी दुनिया भी बदल सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक छोटा सा कंबल जो एक दयालु माँ ने दिया था, न सिर्फ रामलाल की ठंड से रक्षा कर सका, बल्कि पूरे गांव को इंसानियत की राह दिखा गया। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। और इस तरह एक साधारण कंबल जो कभी सिर्फ एक ठंड से बचने का साधन था, अब पूरे गांव की सोच और संस्कारों का प्रतीक बन चुका था। समाप्त, लेकिन बदलाव की यह यात्रा कभी नहीं रुकेगी।